तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अगला टॉपिक, जो हमारे टॉपिक का नाम है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यानी कांच के एक आयताकार, आयताकार मतलब आयत के आकार का एक कांच का टुकड़ा है, जिस कांच के टुकड़े से हम प्रकाश का क्या कर रहे हैं, अपवर्तन करा रहे हैं। अपवर्तन आपको पता है क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको कितने प्रकार से अपवर्तन करा सकते हैं प्रकाश को। अगर मान के चलिए कि एक कांच के यहाँ पे आयताकार स्लैब है, यहाँ पे ये आयताकार स्लैब है। अगर आप इस पे प्रकाश को डालते हैं तो कितने प्रकार से डाल सकते हैं। या तो आप ऐसे डाल सकते हैं सीधा, या तो आप ऐसे डालिएगा, या ऐसे डालिएगा, नहीं तो ऐसे डालिएगा प्रकाश। ये चार तरीका हो गया। दूसरा, नहीं तो आप ऐसे डालिएगा, ऐसे डालिएगा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे। इस प्रकार से आप प्रकाश को डाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये कि यदि आप कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश को सीधा आप अपवर्तन करा रहे हैं तो डायरेक्ट अपवर्तन ना होके वो डायरेक्ट सीधे निकल जाएगी प्रकाश की किरण, उसका अपवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल के साथ जा रही है। अगर आप उसी प्रकाश की किरण को ऐसे थोड़ा सा मोड़ दे रहे हैं, तिरछा करके आप अपवर्तन करा रहे हैं, तो उसका अपवर्तन होगा। और वही अपवर्तन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप तिरछा करा रहे हैं ना, ये सारा इस पे फॉलो कर देगा, इस पे भी यही काम करेगा। जो चीज हम ये से पढ़ाएंगे उस पे ये ऐसे जितना तिरछा सिंबल दिया गया है, एरोस का सिंबल है, उस सब पे एक ही अपवर्तन लागू हो जाएगा, है ना। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसको इरेज करके। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक कांच का आयताकार स्लैब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखिए कांच का एक आयताकार स्लैब बना देते हैं। ये हमारा हो गया कांच का एक आयताकार स्लैब, ठीक है। और यहाँ से एक प्रकाश की किरण को हम ऐसे भेजते हैं, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया प्रकाश की किरण। तो हमको पता है कि अब यहाँ पे ये एक अभिलंब हो गया। तो ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये हवा वाला मीडियम है, यानी जो इसका माध्यम है वो हवा से जा रही है। हवा से किस में जा रही है, कांच में जा रही है, कांच में। तो ये आपका कांच है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम कांच। तो हवा से कांच में जा रही है। तो अगर हवा और कांच की तुलना किया जाए ना, तो हवा जो है विरल माध्यम है, नहीं, इस माध्यम में प्रकाश की गति जो होगी वो थोड़ी ज्यादा तेज होगा। प्रकाश की जो गति होगा वो ज्यादा तेज होगा, बल्कि कांच में प्रकाश की गति धीरा हो जाएगी। और धीरा होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। देखिए, ऐसे झुक जाएगा ये अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है, इसका नाम दे देते हैं हम एन, है ना। अब यहाँ पे ये आपका हो गया आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करेंगे, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से होके और फिर यहाँ पे क्या होगी, अब फिर ये अपने पथ पे चलेगी। मतलब ये कि पहले तो वो हवा से कांच में आई, तो इसका जो गति हो गया वो धीरा हो गया। अब फिर जैसे ही कांच से बाहर निकलेगी, वैसे ही इसका तेजी गति से, मतलब इसका मोशन बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। तो फिर ये अपने फ्लो में ऐसे मुड़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे भी एक बार प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ये भी अभिलंब हो गया, तो इस अभिलंब का नाम देते हैं एन डैश। और यहाँ भी एंगल बन जाएगा आपतन कोण, तो इसका नाम देते हैं I1, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग R1। तो R1 को यहाँ पे E भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, निर्गत कोण भी कहा जाता है। यहाँ पे R1 जो है वो E के बराबर होता है। अभी आगे बताएंगे हम कि R1 क्या होता है और E क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे अगर इस बिंदु पे हम लोग अपवर्तन के नियम को लगाए, तो ये हमारा हो गया कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गई हमारा अपवर्तित किरण। किस बिंदु के लिए, इस ए वाले बिंदु के लिए। यहाँ पे बिंदु का नाम दे देते हैं बी। ध्यान दीजिएगा, ए बिंदु के लिए ये जो है आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। लेकिन जैसे ही हम बी बिंदु पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लगाएंगे, वैसे ही ये जो बी बिंदु पे ये किरण आ रही है, तो बी बिंदु के लिए ये आपतित किरण हो गई, और ये जो किरण है ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। कौन सा किरण हो गई, अपवर्तित किरण। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, सी।
या फिर ये n हो गया, ये n डैश हो गया, ये n1 हो गया, ये n1 डैश हो गया, ये आपका a हो गया। तो एक काम कीजिए, इसको हम a ना दे देके इस किरण पे a, यहाँ पे b, फिर यहाँ पे देते हैं c, और ये आपका हो गया d। ये हमारा बन गया केवल फिगर। अब यहाँ पे हम लोग वो चीजों को लिखते हैं जो आपको यहाँ पे समझा रहे थे। यानी ये जो AB जो होगा, AB, ये आपका हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण किस बिंदु के लिए? बिंदु A के लिए। A नहीं, सॉरी, B है, तो यहाँ पे बिंदु B के लिए। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। AB हो गया आपका आपतित किरण बिंदु B के लिए, और ये जो BC हो गया वो हो गया आपका अपवर्तित किरण इसी बिंदु के लिए। अपवर्तित किरण किस बिंदु के लिए? बिंदु B के लिए। यहाँ पे एंगल भी बनेगा, तो ABN जो होगा, एंगल ABN, ये हो जाएगा आपका एंगल I, ठीक है। और N डैश BC जो होगा, N डैश BC जो होगा, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। यानी ये हो गया आपका आपतन कोण, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। ये सारा बिंदु किसके लिए? B के लिए। अगर आप C पर आते हैं, देखिए, तो अब BC जो हो गया वो आपका हो जाएगा कौन सी किरण? आपतित किरण। वो भी किसके लिए? तो बिंदु C के लिए, क्योंकि बिंदु C पर किरण आ रही है, तो अगर आ रही है तो वो आपतित किरण होगी। और ये CD जो होगी, CD, इसको तो हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे, लेकिन इसका एक और दूसरा नाम है जिसका हम नाम बता रहे हैं निर्गत किरण। इसको यहाँ पे निर्गत किरण के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे निर्गत किरण लिख लेते हैं, ठीक है, बिंदु C के लिए। अगर अब अपवर्तन के नियम से देखिए, अब हम अपवर्तन के नियम से, ये तो हमारा नाम हो गया सारे सिंबल का कि यहाँ पे इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, ठीक है। अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से अब बिंदु B पर हम अपवर्तन का नियम लगा रहे हैं, बिंदु B के लिए। अगर आप बिंदु B पर अपवर्तन का नियम लगा रहे हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ज्या का मतलब होता है एंगल, तो यहाँ पे आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब हो गया साइन, और कोण यहाँ पे क्या है? आपतन कोण I। देखिए I, बिंदु B के लिए आपतन कोण I, तो साइन I बटा, फिर बिंदु अपवर्तन, अपवर्तन कोण ये है, इसके लिए एंगल हो जाएगा साइन R। ये एक नियतांक के बराबर होता है जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो नियतांक क्या होगा? तो प्रकाश एयर से ग्लास में जा रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे G म्यू A, G म्यू A, एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब क्या करते हैं, अब बिंदु C पर आते हैं। अगर आप बिंदु C पर अपवर्तन के नियम लगाइएगा, C बिंदु के लिए, C बिंदु के लिए ध्यान से समझिए, यदि इस बिंदु पे आप अपवर्तन के नियम लगाइएगा तो यहाँ पे आपतन कोण जो होगा एंगल I1 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन I1 हो जाएगा, और अपवर्तन कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, साइन E। यहाँ पे R1 होगा लेकिन R1 E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे ये अपवर्तित किरण है, तो इस अपवर्तित किरण का नाम हम निर्गत किरण दे दिए हैं, वैसे ही ये अपवर्तन कोण है लेकिन इसको हम लोग निर्गत कोण कहेंगे, जिसको साइन E से सूचित किया जाता है। तो साइन I1 बटा साइन E, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से, अब ग्लास में से किस में जा रहा है? हवा में जा रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे A म्यू G। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया समीकरण 1, और ये हो गया आपका समीकरण 2। थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करते हैं? इस A म्यू G को चेंज कर देते हैं, या फिर इसको चेंज कर लीजिए। अब क्या करते हैं, हम इसको बदल लेते हैं, यानी साइन E को ऊपर कर लेते हैं और साइन I1 को आगे नीचे कर लेते हैं। तो जब इसको बदलेंगे तो ये माध्यम भी बदल जाएगा, यानी A ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा G म्यू A। समीकरण देखिए 3 हो गया। अब देखिए आप तीसरा समीकरण और पहला समीकरण दोनों का RHS क्या है? सेम है, यानी समीकरण 1 तथा 3 से
यदि RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर ये हो जाएगा साइन ई बटा साइन I1। अब बराबर कौन कौन होगा थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई यहाँ पे है, साइन आर यहाँ पे है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यदि आप मैथ्स में पढ़ते होंगे कि यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा हो तो वो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो समानांतर रेखाएं हैं यहाँ पे और इनके बीच में कोई तिर्यक रेखा है तो इसके एकांतर कोण ये कोण इस कोण के बराबर होंगे या फिर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो हम ग्लास बनाए हैं उनका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में समानांतर है और उनके बीच ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा का एकांतर कोण यानी R जो होगा वो I1 के बराबर होगा, यानी यहाँ पे I जो होगा वो R जो होगा वो I1 के बराबर होगा एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो ये क्या होगा बाबू, कट गया, यानी साइन आई बराबर साइन ई। अब दोनों तरफ से साइन हटा दें तो आई बराबर हो गया ई के, यानी आई जो है ये कौन सा कोण है बाबू, आई को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, आपतन कोण। तो लिख देंगे आपतन कोण बराबर ई जो है, ई यहाँ पे ई वाला इसको अभी हम बता रहे थे कौन सा कोण होगा, निर्गत कोण। तो ये हो गया आपका निर्गत कोण। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए। अब ये जो है आपतित किरण यहाँ पे अपवर्तित हो गए, लेकिन अगर इसका मूल पथ देखें तो इसका मूल पथ ये है, ये इसका मूल पथ है। इसका वास्तविक जो पथ है, वास्तविक पथ वो ये है और इसका अपवर्तन वाला पथ जो है वो ये है ना, अपवर्तन का पथ ये है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। यानी कहने का मतलब कि क्या हुआ कि अगर पार्श्विक विस्थापन कोई पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं या पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो आप क्या बताइएगा, तो आपतित किरण का मूल पथ तथा अपवर्तित किरण के बीच के जो लंबवत दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। और पार्श्विक विस्थापन जो है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे अगर ये एंगल अपवर्तन कोण या फिर इस कांच के स्लैब को थोड़ा सा और चौड़ा कर दें तो ये पार्श्विक विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पार्श्विक विस्थापन बढ़ जाएगा। जैसे आगे अभी लिखवाएंगे हम कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तब तक यहाँ पे तो समझ में आया कि ये जो आपतन कोण होगा वो निर्गत कोण के बराबर होगा। ये आपका कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, और इस टॉपिक से हमको डिफिनीशन मिलता है किसका, पार्श्विक विस्थापन का। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्श्विक विस्थापन होगा, और पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको हम उस वीडियो में बताएंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।